हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं या किसी भी वस्तु या जीव जंतुओं को देखते हैं तो हम उनके सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं। आखिर सौंदर्य क्या है? कोई चीज़ हमें अगर सुंदर लग रही है तो वे क्या मापदंड हैं जिसके कारण हम किसी वस्तु को सुंदर कहते हैं, किसी को हम बदसूरत कहते हैं। आज के अंक में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सौंदर्य के मापदंड क्या होते हैं और क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको पालन करते हुए हम कलाओं में सौंदर्य मूलकता को प्रकट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के अंक में हम बात करेंगे गोल्डन रेशियो या गोल्डन सेक्शन की। इसके उपयोग से हम हर कला में सौंदर्य मूलकता को प्रकट कर सकते हैं। किसी भी कला में इसका उपयोग करके उसमें हम सौंदर्यता के गुण भर सकते हैं। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि गोल्डन रेशियो आखिर है क्या? क्या गोल्डन रेशियो का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है जी हाँ। गोल्डन रेशियो का उपयोग हम हर जगह करते हैं और प्रकृति में पहले से ही गोल्डन रेशियो विद्यमान है। इसे किस प्रकार खोजा गया या इसका प्रतिपादन किस प्रकार हुआ, आज के अंक में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे थे गोल्डन रेशियो की और आप देख सकते हैं कि गोल्डन रेशियो का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और नेचुरली भी बहुत सारी जगह पर गोल्डन रेशियो होता है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप भी गोल्डन रेशियो को पहचान पाएंगे कि प्रकृति के अंदर कहाँ कहाँ पर गोल्डन रेशियो होता है और हम गोल्डन रेशियो का उपयोग करके कैसे किसी भी चीज़ को सुंदर बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.618 ये गोल्डन रेशियो का वो परफेक्ट नंबर है जिसका उपयोग करके हम चीज़ों को सौंदर्य से ओतप्रोत कर सकते हैं। देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गोल्डन रेशियो क्या है या गोल्डन रेशियो संख्या क्या है और यह कैसे बनती है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्डन रेशियो का जो प्राथमिक नंबर है वो 01 है और 01 जिसे हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। तो 01 से गोल्डन रेशियो की शुरुआत होती है। गोल्डन रेशियो संख्या किस प्रकार बनती है, अब हम उस चेन को भी देख लेते हैं। तो हमारे पास आरंभ में 0 और 1 दो नंबर थे। अगर हम 0 और 1 को जोड़ें तो हमें 1 ही मिलता है, लेकिन अगर हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाएं 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34 एंड 34 + 21 55। तो इसी प्रकार से अगर हम सारे नंबर्स को इसी बढ़ते क्रम में जोड़ते हुए जाएंगे तो ये सीरीज हमको मिल जाती है जिसे फिबोनाची सीरीज कहा जाता है। फिबोनाची जो सीरीज है इसे हम 5 से प्रदर्शित करते हैं। अब आपके सामने ये प्रश्न उठ रहा होगा, इस पूरी की पूरी सीरीज को फिबोनाची सीरीज क्यों कहा जाता है? इसका सिंपल सा उत्तर है, लियोनार्डो फिबोनाची जो इटली के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, सबसे पहले उन्हीं ने ही इस फिबोनाची सीरीज को प्रतिपादित किया था। क्योंकि ये गणितज्ञ थे और इन्होंने कई सारे रिसर्च मैथ्स के ऊपर किए और इस प्रकार की जो सीरीज उन्होंने जनरेट की और पाया कि इस प्रकार से हम ऐसे नंबर्स या ऐसी सीरीज को जनरेट कर सकते हैं जो अपने से बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जोड़ करके जो तीसरा नंबर आता है वो फिबोनाची नंबर कहलाता है। अब आप देख सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज जो हमें मिल रही है, अगर आप इसी सीरीज को जिस क्रम में हमने इसको जोड़ा था, इसी सीरीज को अगर आप जोड़ते हुए चले जाएं, अभी ये डबल डिजिट में है, ये ट्रिपल डिजिट में आएगी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये काफ़ी बड़ी डिजिट में जा सकती है। ये अनंत तक आप इसको इस प्रकार से अगर आप जोड़ते जाएंगे तो वो सारी की सारी फिबोनाची सीरीज कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि फिबोनाची के अलावा इस सीरीज को किसी ने प्रतिपादित नहीं किया। भारत में आचार्य पिंगल, जिनका जन्म
दूसरी और तीसरी शताब्दी के मध्य हुआ था, जो कि पाणिनि के छोटे भाई थे। उन्होंने भी अपने छंद सूत्र में फिबोनाची सीरीज को दिखाया था। आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो आपको फिबोनाची सीरीज यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि पिंगलकृत छंद सूत्र में जिस सीरीज को दिखाया गया उसका प्रयोग वैदिक गणित में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिबोनाची सीरीज से अगर फाई की वैल्यू को निकाला जाए तो किस प्रकार निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है a प्लस बी डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू फाई। अर्थात यहाँ पर आपको दो संख्याओं को a और b लेना है और a और b का जोड़ जो बड़ी संख्या बनेगी उसी बड़ी संख्या से उसको डिवाइड कर देना है। इसके बाद जो भी संख्या आती है वो वैल्यू ऑफ फाई हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर आप इन सारी संख्याओं को इसी फॉर्मूले के साथ में जोड़ और भाग करेंगे तो हमें फाई की वैल्यू मिलती जाएगी। 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1.66, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1.6, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1.625, 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 1.615, 13 plus 21 divided by 21 is equal to 1.619, 21 plus 34 divided by 34 is equal to 1.617। और इसी प्रकार से अगर हम जोड़ते जाएंगे तो हमें मिलेगी जो वैल्यू फाई की वो होगी 1.618। यही गोल्डन रेशियो का एक्चुअल मान है या यही गोल्डन रेशियो की एक्चुअल वैल्यू है। अब ये तो हो गया गणितीय सिद्धांत के अनुसार फाई की वैल्यू। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो गोल्डन रेशियो की ये संख्या निकली है इसका सौंदर्य से क्या रिलेशन है या इसको किस प्रकार से एस्थेटिक में जोड़ा जाता है। अगर हम इसको इस फॉर्मूले को विजुअलाइज करके देखें तो किस प्रकार से हम इसका उपयोग गोल्डन रेशियो के कर्व को जनरेट करने में कर सकते हैं, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। अगर हम 100 बाई 100 का एक क्यूब लें और C को हम डबल करते चलें तो इस प्रकार से हमारे पास एक ग्रिड तैयार हो जाता है। अगर हम इनके भीतर एक ऐसी कर्व लाइन खींचें जो हर एक क्यूब के दो कॉर्नर को टच करती हुई जाती हो तो हमें इस प्रकार से एक कर्व मिलता है। यही गोल्डन रेशियो का वो गोल्डन कर्व है जिसका हम प्रयोग आगे देखेंगे। अगर हम इसी गोल्डन रेशियो से या इसी कर्व के अंदर से सर्कल्स को जनरेट करें तो हमें इस प्रकार के सर्कल्स नज़र आएंगे और ये वो सर्कल्स हैं जिनका उपयोग हम डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइन में, चित्रकला में, फोटोग्राफी में और अनेक क्षेत्रों में हम कर सकते हैं। यही गोल्डन रेशियो हमें प्रकृति में भी दिखाई देता है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो गोल्डन कर्व हमें गोल्डन रेशियो के माध्यम से प्राप्त हुआ था उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ये प्रकृति के हर उस जीव जंतु में भी पाया जाता है, फूलों के अंदर पाया जाता है, मनुष्य के शरीर विज्ञान यानी कि एनाटॉमी के अंदर भी अगर हम इसको देखें तो हमें ये वहाँ पर भी मिलता है और वास्तुकला, चित्रकला, पोर्ट्रेट सब जगह हमको ये दिखाई देगा। अब इसको किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं वो हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक गैलेक्सी दिखाई दे रही होगी। इस गैलेक्सी के अंदर भी वो गोल्डन कर्व हमें नज़र आता है जिसके कारण ये गैलेक्सी काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। इसी के साथ अगर हम स्नेल के शेल को देखें, एक घोंगे के कवच को देखें या एक शंख को देखें तो वहाँ पर भी हमें यही गोल्डन कर्व नज़र आते हैं। अगर हम गुलाब की पंखुड़ियों में देखें तो वहाँ पर भी हमको ये गोल्डन कर्व या गोल्डन रेशियो दिखाई देगा। इसी के साथ अगर हम जीव जंतुओं को देखें, कीट पतंगों को देखें तो उनके विंग्स के अंदर भी हमें यही गोल्डन रेशियो के पैटर्न्स नज़र आते हैं। यहाँ पर आप एक उछलती हुई बिल्ली का एक सुंदर सा चित्र देख रहे होंगे। इसे भी गोल्डन रेशियो के एंगल से खींचा गया है और आप देख सकते हैं कि इसके जंप को कितने अच्छी तरीके से कैमरामैन या फोटोग्राफर ने खींचा हुआ है। अगर आप बीच वाले चित्र को देखें तो यहाँ पर एक पैरेट के फिगर को भी गोल्डन रेशियो के हिसाब से देखा जा रहा है और अगर आप तीसरे चित्र को देखें तो यहाँ पर आपको गोल्डन रेशियो के अंदर एक तोते का
चित्र दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें लोगो डिज़ाइन में, लोगो डिज़ाइन के अंतर्गत भी जितने भी लोगोस बनाए जाते हैं उनमें गोल्डन रेशियो का 100% पालन किया जाता है। आप यहाँ पर ट्विटर का पुराना जो सिंबल है उसको देख रहे होंगे कि जो लैरी नाम की चिड़िया है उसको भी गोल्डन रेशियो के सर्कल्स में ही बनाया गया था। बगल में आप देख सकते हैं कि एप्पल का लोगो भी गोल्डन रेशियो के हिसाब से ही तैयार किया गया। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगो डिज़ाइन करते समय गोल्डन रेशियो का ध्यान रखा जाता है। इसी कारण से ये लोगो अट्रैक्टिव होते हैं, आई कैची होते हैं और हमें ये जल्दी से याद हो जाते हैं। हम इनकी थोड़ी सी झलक देख करके भी कंपनी के नाम को पहचान जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेंटिंग्स के अंतर्गत किस प्रकार से गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची को भी गोल्डन रेशियो का ज्ञान था और उन्होंने अपने चित्रों में इस गोल्डन रेशियो को बखूबी पालन किया था। आप यहाँ पर उनकी वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग देख रहे होंगे जिसमें विंची ने गोल्डन रेशियो का भली भांति उपयोग किया था और इसी कारण से उनकी हर एक पेंटिंग लाजवाब होती थी और आई कैची बनाई जाती थी और आई कैची हो जाती थी। अब आप देख सकते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने किस प्रकार मोनालिसा की फिगर में गोल्डन रेशियो का उपयोग किया और यहाँ तक कि मोनालिसा के डिटेल वर्क में भी गोल्डन रेशियो हमें दिखाई देता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने एनाटॉमी के अंतर्गत अपने सभी चित्रों में गोल्डन रेशियो का उपयोग किया था और ऐसा माना जाता है कि गोल्डन रेशियो के रहस्य को काफ़ी समय तक आम जनता के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया था जब तक कि फिबोनाची सीरीज के द्वारा गोल्डन रेशियो के नंबर्स को ज्ञात नहीं किया गया। आई होप आप गोल्डन रेशियो के रहस्य को समझ गए होंगे और आप जान गए होंगे कि किस प्रकार गोल्डन रेशियो का उपयोग करके चीज़ों को सुंदर बनाया जा सकता है। तो ये था तुलिका दर्शन का आज का अंक जिसमें हमने गोल्डन रेशियो पर चर्चा की। आप अब भली भांति गोल्डन रेशियो के बारे में जान गए होंगे कि किस प्रकार इसका प्रतिपादन किया गया और किस प्रकार इसका उपयोग करते हुए हम किसी भी क्षेत्र में सौंदर्यता को बढ़ा सकते हैं। आपने ये भी देखा कि पहले से ही प्रकृति के हर तत्व में गोल्डन रेशियो ढूंढा जा सकता है, गोल्डन रेशियो पहले से ही विद्यमान है। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आप हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियोस अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगर आपको आज का अंक अच्छा लगता है तो उसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।